Hello friends and welcome to my YouTube channel Saint John and I am मनोज कुमार with you। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के जो हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। इसका जो पिछला लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें हम बात किए थे कि जब बैटरी का जो कनेक्शन है, ग्रुपिंग ऑफ बैटरी सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। ये A है इस पॉइंट पे और ये पॉइंट B है। ठीक है, इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो ये बनाना है और देखते क्या होता है। इसमें क्या करना है कि किरचॉफ्स लॉ का यूज करना है, किरचॉफ्स रूल का। तो एक सर्किट देखिए, करंट यहाँ से आ रहा होगा, बैटरी ये है EMF, तो E1 है और इससे करंट पास होके इधर से और I1 और यहाँ से इंटर कर रहा होगा और फिर इसमें रिटर्न जा रहे हैं और घूम के जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट एंट्री करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो E2 है, E2 से भी करंट निकलेगी और मान लेते हैं वो करंट I2 है और फिर ये एंटर लेगा R3 से और ये फिर रिटर्न यहाँ जाएगा। तो हम किरचॉफ्स लूप रूल का यूज करेंगे। ये वाला पहला सर्किट है मान लेते हैं और ये वाला दूसरा सर्किट। तो पहला सर्किट से अगर मान लेते हैं हम राउंड अप करते घूमते उस पर, तो क्या होता है देखिए। हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। मान लेते जो नेट करंट है इसको I करंट मिल रहा और ये I करंट I1 प्लस I2 के बराबर होगा, क्योंकि जंक्शन रूल यही बताता है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, कि जितना करंट किसी एक जंक्शन में एक पॉइंट के टुवर्ड्स आता है उतना ही वहां से निकलता है। इसका मतलब अगर ये I1 I2 करंट आ रहा तो टोटल जो I होगा ना वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। A से हम स्टार्ट करते हैं और फिर से रिटर्न आएंगे। तो पहला सर्किट के बाद फॉर फर्स्ट सर्किट, पहला सर्किट में तो ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो करंट के डायरेक्शन में तो माइनस IR3, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर रजिस्टर से होके अगर जा रहे हैं और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस टाइम पोटेंशियल ड्रॉप होगा और उस ड्रॉप को हम लेते हैं नेगेटिव। फिर ये रिटर्न आएगा वहां से, तो ये करंट यहाँ पर I1 जा रही है, तो I1 इंटू R1 तो माइनस I1 R1। फिर EMF यहाँ पर प्लस हो जाएगा, EMF मतलब E1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया, मान लेते ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब फर्स्ट जो दूसरा सर्किट है उसके लिए हम काम करेंगे। तो फॉर सेकंड सर्किट, अगर सेकंड सर्किट का बात करेंगे तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और ये ऐसे करके घूम के जाएगी, ऐसे ये क्लॉकवाइज। हम इसको इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिए थे और इसमें हम क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, तो ये फिर से माइनस IR3, क्योंकि R3 है, और फिर ये रिटर्न आएगी, ये करंट के डायरेक्शन में है, तो फिर से माइनस I2 R2 और EMF में पोटेंशियल गेन होगा, तो इसको E2 करते हैं। ठीक है, अभी क्या है ना कि दोनों में से हमको इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम अगर हम जोड़ते हैं तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये टर्म अलग अलग है तो कोई कैंसिल आउट नहीं। हमारे पास 3 वेरिएबल हो जा रहा है, I1 I2 I1 I2 एंड I3। I1 I2 जो वेरिएबल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि इक्वेशन 1 को R2 से इंटू करेंगे और इक्वेशन 2 को R1 से मल्टीप्लाई। जैसे कि पहले हम जो पैरेलल कनेक्शन निकाले थे ना, सेम टू सेम करने वाले, क्योंकि वही क्वेश्चन है, बस डिफरेंट थोड़ा सा करता है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय R2 एंड इक्वेशन 2 बाय R1। तो ये हो जाएगा माइनस IR3 और ये R1 R2 से इंटू करना है, पहला इक्वेशन है। ये माइनस I1 R1 R2
और प्लस E1 R2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 3 बोलते हैं। एंड IR3R1 माइनस I1 R1 R2, क्योंकि हमको फिर से इसमें R1 से इंटू करना है इक्वेशन 2 में, तो R1 R2 हो जाएगा, I2 होगा यहाँ, I2 R2 R1 और प्लस E2 R1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 4 बोलते हैं। अभी ध्यान दीजिए कि इसमें अब कॉमन टर्म आ गया, इसमें भी और तो ये इजीली से हम इसको कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अगर 3 और 4 को हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा माइनस I, इसमें जो चीज़ कॉमन आ रहा है वो लिख देते हैं, IR3 कॉमन है तो R1 प्लस R2, ठीक है। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो R1 प्लस R2, और इसमें देखिए कॉमन आ रहा है कौन चीज़, तो I1 प्लस I2 और ये हो जाएगा R1 R2, I1 I2 ये जुट जाएगा और ये कॉमन हो गया, प्लस E1 R2 प्लस E2 R1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सारा टर्म उधर ले जाके तो ये हो जाएगा I इक्वल टू, या इस सब को माइनस उधर ले जाते तो I इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R3 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3, ठीक है। इस सारा टर्म को इंटू कर दीजिए, R1 R3 फिर R1 R2 R3 और यहाँ पर है R1 R2, तो सारा टर्म डिवीजन में जाएगा तो ये हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते काम करते हैं कि दोनों तरफ जो इक्वेशन है हम लिख सकते हैं, ये I हो गया इसके टर्न से, तो अगर मान लेते A और B के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इक्वल टू IR, तो देयरफॉर VA माइनस VB अगर निकालना होगा तो वो हो जाएगा IR3, तो इसको R3 से गुना कर देते हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा E1 R1 R2, सॉरी E1 R2, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये E1 R2 होना चाहिए और ये E2 R1 होगा, और प्लस E2 R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। अभी ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर है और नोमिनेटर, उन दोनों को हम अगर मान लेते हैं R1 R2 R3 से डिवाइड करते हैं, R1 R2 और R3 से, तो VA माइनस VB हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अगर हम डिवाइड करते हैं सबको R1 R2 R3 से ऊपर और नीचे तो कट सेट किया जाएगा और यही रहेगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ये जो टॉपिक था, क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इसमें कुछ कैलकुलेशन आता है और सारे लॉज को यूज करना। फिर से हम शुरू से बता रहे हैं क्या किए कि दो इक्वेशन लिखेंगे, ये किरचॉफ्स लॉ का यूज कर रहे हैं, किरचॉफ्स लूप रूल का, बहुत इजी होता है। तो इसमें पहले इस सर्किट के लिए हम इक्वेशन लिखे, पहला इक्वेशन इसके लिए लिखे, ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे थे, और सेकंड वाला इसके लिए लिखे, ये पहला इक्वेशन था और दूसरा इसके लिए लिखे।
दोनों इक्वेशन को हम ऐड नहीं कर सकते थे, इसलिए क्या किए ना, इक्वेशन 1 को R2 से इंटू किए और इक्वेशन 2 को R1 से इंटू करे, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिए, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 जैसे ऐड किए तो ये वाला मेरा I1 प्लस I2 में आ जा रहा है, तो ये I1 प्लस I2 I के बराबर होगा। सिंपल से सॉल्व किए, हम करंट निकालें, जैसे करंट निकालें तो इससे होके जो करंट जाएगा वो ही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए काम आएगा। तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ से यहाँ वी ए माइनस वी बी कर ले तो I इंटू आर, आई हम निकाल चुके हैं और R3 गिवन है तो सिर्फ गुना किए। इसके बाद क्या किए कि दोनों ही नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम R1 R2 और R3 से डिवाइड कर दिए थे, तो उसके बाद ये मेरा इक्वेशन सॉल्व कर गया। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। थैंक यू। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये रजिस्टर से रिलेटेड है और इस तरह क्वेश्चन काफ़ी परेशान करने वाले होते हैं। ये इजी होते हैं लेकिन परेशान जरूर करते हैं। इसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि रजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या पढ़ देते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क मतलब जो सर्किट दिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में स्मॉल बी लिखते हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस है मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो पता करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं हम इस पॉइंट को लेते हैं तो यहाँ से एक बाईपास मिल रहा, शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ से यहाँ ये इजीली से पास हो सकता है, करंट यहाँ से चल जाएगा। लेकिन दूसरा में क्या करते हैं, देखिए ये वाला यहाँ से कनेक्टेड है बी पॉइंट, इससे तो हमको पता नहीं चल रहा है। ऐसे नॉर्मली ये दोनों लाइन नहीं रहती, ये दोनों कनेक्शन अगर वायर कनेक्ट नहीं रहते ये और ये, तो हम इसे सीरीज में बोलते, लेकिन अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये सीरीज जैसा नहीं है, सीरीज में ये सब रहता है और ये नहीं रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कैसे इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जहां जहां कनेक्शन है ना वहां कोई एक नोटेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देते हैं, मान लेते ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3 और इस पॉइंट को बोलते हैं 4। ठीक है, तो अभी ध्यान देते हैं कि जैसे पॉइंट 1, पॉइंट ए और 1 ये दोनों को इलेक्ट्रिकली एक ही पॉइंट मान सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। ये देखिए ये जो वायर है यहाँ कनेक्ट हो रहा है ये वाला, तो इस वायर के अलोंग कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। तो पॉइंट 1 और 3 एक ही पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिकली एक ही पॉइंट होगा। इसका मतलब कि हम 1 और ए और 3 A1 3 को इलेक्ट्रिकली एक ही पॉइंट मानेंगे। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि 2 और यहाँ पॉइंट 4 कनेक्टेड है और बी भी उससे कनेक्टेड है, इसका मतलब 2, 4 और बी को भी हम इलेक्ट्रिकली एक ही पॉइंट मानेंगे, सेम पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इस फिगर को हम सिंपल बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो A1 और 3 ये एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट ले लेते हैं, और एक पॉइंट है 2, 3, 2, 4 और बी, 2, 4 और बी, ये सारी पॉइंट एक ही पॉइंट है इलेक्ट्रिकली। तो ध्यान दीजिए कि ए और 2 के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, सिर्फ एक। ए और 2 के बीच एक ही रेजिस्टेंस है। देखिए ए या 1 जो बोलिए, 1 और 2 के बीच में एक ही रेजिस्टर है, 1 और 2 के बीच में, तो हम लिख दिए 1 और 2 के बीच में रेजिस्टर एक है। उसके बाद है 2 और 3 इधर है 2 इधर है, तो इसके बीच में भी एक ही रेजिस्टर है, मिला दिए। अभी 3 और 4 में देखिए, 3 यहाँ और 4 यहाँ, 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टर है। ठीक है, ये तीनों रजिस्टर हमको ए और बी के बीच में निकालना, तो ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर। दिख रहा था जैसे शुरू में लग रहा था कि ये सीरीज में, लेकिन एक्चुअली में ये है पैरेलल में। तो ये आंखों का धोखा है कि अगर आपको दिख रहा तो जरूरी नहीं कि वो सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो ये R1, ये R तीनों रजिस्टर है जो कनेक्टेड है इन पैरेलल। तो हमें अगर दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल ड्रॉप ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये तीन वाला है ना, जो पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरा लेक्चर अपलोड हो चुका। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है,
तो हम बात करते हैं उसको निकालेंगे कैसे। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है पैरेलल कनेक्शन में, तो होता 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 3 रहेगा और अगर मोर देन 3 रहेगा तो और भी कर सकते। तो इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, मतलब तीनों ही रेजिस्टेंस R दिया हुआ, R1 R2 R3 सब बराबर। इसको कैपिटल R लिखते हैं, सॉरी स्मॉल r। तो इस हिसाब से 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/R, और R इक्विवेलेंट अगर हम चाहेंगे निकालना तो ये R/3। एक्चुअली में काम था इस कॉम्प्लिकेटेड फिगर को सिंपलीफाई करना। अगर ये सिंपलीफाई हो गया तो ये आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, क्वेश्चन यही था कि क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंपल सा, ओके, बहुत ही सिंपल है। और थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये कैसे डिस्क्राइब किया, हम उसके लिए नया लेक्चर लाएंगे, ओके। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन फिगर है, उसमें क्या है कि इफ द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर क्या होता है पहले बता देते हैं कि एमीटर एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में लगाया जाता है, ये सीरीज में लगाया जाता है। इससे क्या होता है ना कि वो करंट जितना फॉलो हो रहा है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। एमीटर वोल्टमीटर के लिए भी लेक्चर आने वाला है और वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ 3 एमीटर है, A1 A2 और A3, ठीक है। तीनों किस तरह कनेक्टेड है वो सीरीज में दिया हुआ, और जो सर्किट 1 है 20 ओम है, ये इसमें सर्किट जो दिया हुआ 30 है और ये 10 ओम है। तो बोला ना कि इफ द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 ये है इज 2.4 एम्पियर, इसका जो वैल्यू है, इससे जो करंट पास हो रहा है वो 2.4 है। व्हाट विल द एमीटर A2 और A3 और A3 के बारे में बात करें, रीड, इन दोनों का रीडिंग क्या होगा, नेगलेक्ट द रेजिस्टेंस। अच्छा ये और बात बता देते हैं, एमीटर का रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन इसको आइडियल कंडीशन में 0 रेजिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। तो इस समय जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लेते ये I करंट जा रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इससे I1 से और ये I2 से। तो सिंपल सी बात है, अगर हम चाहेंगे कि देखिए जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हो रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट में इधर I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा था, और I1 दिया हुआ गिवन जो दिया है वो बता देते हैं। मान लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं R1, इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं R2 और इसको R बोलते हैं। हालांकि इसका उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, वो R1 R2 से ही काम हो जाएगा। तो गिवन जो है R1 इक्वल टू 20 ओम, R2 इक्वल टू 30 और R इक्वल टू है 10 ओम, ठीक है। तो जब हम करंट डिवीजन के बारे में बता चुके हैं, एक उसका वीडियो ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है करंट डिवीजन का, तो आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं जाके, या तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन पे दिया हो गया लिंक है उसमें भी आप चेक कर सकते। तो अगर I1 निकालना होता है कि अगर इस पे करंट कितना जा रहा है, तो करते क्या है कि I1 इक्वल टू R2 जो दूसरा है उसका रेजिस्टेंस बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2 और इनटू जो टोटल करंट इन दोनों में आ रहा था, टोटल करंट कितना आ रहा था I। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देखिए। इस जब हम ये इक्वेशन लिखें तो I इक्वल टू, फिर से बता रहे क्या किए कि जब I1 निकालना है तो दूसरा का रेजिस्टेंस, दूसरा से कितना रेजिस्टेंस है दूसरा तरफ जाने वाला डिवीजन में R2 डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू जितना करंट हमारा एंटी आ रहा था। करंट हमको I पता है, ये I पता नहीं, इसमें सब हम पता है, I1 पता है, R2 और R1 भी पता है, सिर्फ I मालूम नहीं। तो अब वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये 2.4 I1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू है, R2 है 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 R इंटू आई। ये हो गया 2.4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 30/50। अगर हम बात करें तो ये कट जाएगा, ये इंटू आई 12 हो जाता है। और इसके बाद अगर हम आई निकालना चाहेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर।
इसका मतलब कि जितना करंट ये एंट्री ले रहा था उसका वैल्यू है 4 एम्पियर। आई इक्वल टू होगा, तो इसका आई मतलब कौन रीडिंग देगा कि ये जो सर एमीटर A3 है, एमीटर A3 जो रीडिंग देगा वो 4 एम्पियर का देगा। अगर हम I2 का बात करेंगे तो सिंपली सा जो जंक्शन रूल है उससे निकालेंगे, हेंस A3 विल रीड 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का बताएगा। और I2 और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, ठीक है, किरचॉफ जंक्शन रूल करेंगे तो वो I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2। इसमें हमें I1 और I1 और I पता है तो I2 इक्वल टू हो जाएगा I माइनस I1 और I है 4 और ये है 2.4, तो हो कितना जाएगा, देखिए घटा देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1.6 एम्पियर I2। तो हमको पता चल गया कि I2 मतलब कि जो एमीटर A2 है वो जो शो करेगा 1.6 एम्पियर का करंट शो करेगा। ओके, बहुत ही इजी है, ये करंट डिवीजन से प्रॉब्लम था। और करंट डिवीजन एक बार और देख लीजिए कैसे बनाएं, कि सिंपली सी बात है कि जब दो रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर उसके साथ सीरीज में, तो दोनों रेजिस्टेंस में क्या कर रहे हैं ना कि ये दोनों कनेक्शन है, यहाँ पर करंट डिविड, यहाँ जो करंट है ना ये डिवाइड हो जा रहा है I1 और I2 में। तो अगर बात करें कि जब हमको इस तरह से निकालना होता तो I1 बराबर फॉर्मूला लगाते हैं R2 बाई R1 प्लस R2 और इंटू जो टोटल करंट एंट्री ले रहा वो, ये रहा फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चन को यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा अगर इस तरह का आपको एक दो को फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड and recast in a wire of length double that of its original, what would be the resistance of the wire। अच्छा, इसमें एक क्या है ना कि जो वायर था उसको मेल्ट किए हैं, मेल्ट करने के बाद उसी को रिकास्ट कर रहे, फिर से बना रहे, तो फिर से बनाने में ना उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब मान लेते हैं कि अगर कोई, ठीक है, मान लेते कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले A है और उसका जो लेंथ है ना वो L है, उसका लेंथ L है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ A है, L है, और इसका जो मटेरियल का रेजिस्टिविटी है वो तो चेंज नहीं होने वाला, कुछ भी कीजिए, टेम्परेचर चेंज होता है तो होता है, ऐसे में नहीं होगा। तो जब हम इसको मेल्ट करेंगे ना तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा पहले जैसे। तो अभी क्या किया ना, जब मेल्ट किया तो इसका जो लेंथ है वो डबल हो गया, तो अगर डबल हो गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी घट जाएगा, ठीक है, ये पतला हो गया थोड़ा, ये वाइडर है, ये थोड़ा इसका थिक थोड़ा कम है, तो ये हो जाएगा 2L और इसका हो जाएगा, एरिया तो हमको पता नहीं तो एरिया हम निकालते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मान लेते हैं इसका एरिया है A' तो जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट, इसका भी जो रेजिस्टिविटी है ना वो रो ही रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा A इंटू L इक्वल टू A' इंटू 2L, ठीक है। तो A' अगर हम निकालना चाहेंगे तो A' इक्वल टू हो जाएगा AL बटा 2L, ध्यान दीजिए, अच्छा 2AL बाई 2L, तो LL कट गया, इसका मतलब जो एरिया होगा तो A' इक्वल टू हो जाएगा A बाई 2। ये जो मेरा ना इसका नया वाला का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर कट करते किसी पर और जितना तो हमको सरफेस दिखेगा उसको बोलते क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमको पता हो गया। अभी शुरू में बात करते कि मान ले जब हमारा रेजिस्टेंस था वो R इक्वल टू तुम्हारा आपको जाके 100 रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ था। तो शुरू में जो रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो L बाई A। शुरू में अगर इसको मानते यार ये दिया हुआ 100 ओम, ठीक है। अब जब नया वाला हम बनाए हैं बच्चों के कास्ट करने के बाद अभी पूछा गया यही कि अगर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस टाइम क्या होगा कि अगर मान लेते उसको हम R' बोलते, ये इसका रेजिस्टेंस R था और ये नया वाला का रेजिस्टेंस मान लेते हैं
आर डैश से। तो आर डैश बराबर भी वही करेंगे इसका लेंथ, तो ये लेंथ है, ये मटेरियल वही रहेगा, और मटेरियल के बाद हम रो और एल जो है वो 2l है लेंथ, बटा जो आपका यहाँ पर जो एरिया है रो एल बाई ए, एरिया को ए डैश बोले, ठीक है। तो हम करते हैं क्या है कि रो 2 और ये ए डैश बराबर हो जाएगा ए बाई 2, ये मेन बटा है, तो ये आर डैश, तो आर डैश बराबर देखिए ये ऊपर चल जाएगा, तो इसका मतलब 4 रो एल बाई ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम रो एल बाई ए को लिखे हैं 100, इसका मतलब जो आर डैश होगा ये आर है, ये पूरा का पूरा आर, तो मतलब ये भी बोल सकते हैं ये नया रेजिस्टेंस है ना वो 4 गुना होगा पुराना रेजिस्टेंस के लिए, और वो हम लिख सकते हैं आर डैश इक्वल टू 4 इंटू और आर है 100, इसका मतलब कि 400 ओम होगा, पहले 100 था अभी ये 400 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व करना, ये बेसिक सा है। अगर फिर से बताते क्या कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है जिसका वायर लेंथ L था और ये क्रॉस सेक्शन A था, अगर इसका रेजिस्टिविटी क्योंकि मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे हैं, मेल्ट करने के बाद कास्ट के, इसका मतलब जो टेम्परेचर है ना फिर से वो सिंपल हो जाएगा। यहाँ कुछ लोगों को क्वेश्चन आ सकता है सर कि कास्ट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो चेंज होगा, क्योंकि हम फिर से उसी तरह से लिखा है, ठीक है। अगर मेल्ट करेंगे तो हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें चेंज हो जाएगा रेजिस्टिविटी, लेकिन फिर से जब हम सिंपल लाएंगे उस टेम्परेचर पे तो रेजिस्टिविटी फिर से वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये चेंज नहीं होने वाला, फिर से कि हमको कास्ट करने के बाद ये चेंज नहीं होगा। जो एरिया और लेंथ है, लेंथ तो दिया हुआ था डबल, जब लेंथ डबल कर दिए तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आधा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया, और इसके बाद हमारे पास जो लेंथ और एरिया दोनों मिल गया। अगर दोनों मिल गया तो हम नया वाला जो फॉर्मूला है ना वो लगा सकते हैं कि आर डैश, ये तो फॉर्मूला वही है, आर डैश मान लेते हैं नया वाला रेजिस्टेंस को, और जब हम रेजिस्टेंस निकालते तो फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, तो यहाँ एल 2l है और ए डैश है, सारा वैल्यू पुट किए तो हमारा जो रिलेशन आ गया आर डैश पुराना वाला आर डैश के आर के साथ, आर डैश इक्वल टू 4r, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं आर का वैल्यू डालने 100 ओम हो गया। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए।